चलो बेटा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने कल आप लोगों को डीएनए के बारे में बताया था और मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। हम लोगों ने सब डीएनए के बारे में समझ लिया था। एक बार उसको रिवाइज कर लूँ, फिर हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? और उसको मैं कंप्लीट भी करवा दूंगा, जो हमने पढ़ा नहीं है ना अभी, तो पढ़ने के लिए रह गया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से एक बार रिवाइज करो। लिख लिया ना? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल्स पढ़े थे इनहेरिटेंस के। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो कल हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। और मोस्टली कौन होता है? डीएनए होता है, रियरली आरएनए ही होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मैंने कल आपको बताया था क्या होता है? डीएनए। और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में होता है। आरएनए काम मैसेंजर का मैसेज हो गया, मैसेज को भेजने का काम हो गया, रेक्टर मॉलिक्यूल का वर्क करता है, ठीक है? कल हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों होता है, डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए किससे बना होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड से। और मैं बोल सकता हूँ डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सही है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली होता है लेंथ ऑफ डीएनए। कल हम लोगों ने देखा था एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। मैंने आपको बताया था पेंटोस शुगर में दो टाइप की शुगर होती है, एक होती है राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस। डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस और आरएनए में होती है राइबोस शुगर। अगले मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन और पिरामिडिन में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, उसमें क्या एब्सेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप। अगले मैंने आपसे कहा था बेटा कि अगर हम बॉन्ड देखें तो आपको पता होगा फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, बताया था। इसके बाद पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और मैंने कहा था दो स्टैंड, या फिर मैं बोल सकता हूँ एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको फीचर बताए थे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं जो एडेनिन होता है थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन किससे होता है बेटा? साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। हमने ये भी बात की थी कल कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि दो स्टैंड होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्टैंड। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक नेचर होता है। मैंने आपसे कहा था एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। और अगर कोई कहे एक हेलिक्स की बताओ तो कितनी होती है? 10 बेस पेयर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3.4 नैनोमीटर। और वैसे हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो कितना आएगा? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो मैंने एक बताया था आपको चारगाफ रूल होता है, वो थोड़ा समझ लो आप लोग। बेटा एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, उन्होंने ये कहा था, इसको हम लोग बोलते हैं चारगाफ रूल। इन्होंने कहा क्या था? देखो, इन्होंने कहा था कि प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है बेटा? पिरामिडिन। प्यूरिन इक्वल टू
पिरामिडीन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कि A प्लस G इक्वल टू होता है C प्लस T। सही है। एडिनिन प्लस ग्वानिन का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है किसके, साइटोसिन और थाइमिन के। ऐसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एडिनिन का बराबर होता है थाइमिन और ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन। वो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, उन्होंने कह दिया मान लिया थाइमिन का वैल्यू 30% है, कितना है 30% है, थाइमिन कितना है 30% है, और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ एडिनिन कितना होगा, तो आप सिंपल बता सकते हो 30%। अगर वो पूछे बताओ ग्वानिन कितना होगा तो 20%, क्योंकि आपको पता है थाइमिन 30%, तो हमने ये देख लिया कि एडिनिन कितना होगा, क्योंकि एडिनिन इक्वल टू क्या होता है बेटा थाइमिन। और अगर बचा कितना 60% वो 40 बचा, तो 20% हो जाएगा तुम्हारा क्या ग्वानिन और 20% हो जाएगा साइटोसिन। तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडीन। कल हम लोगों ने यहां तक ये सब पढ़ लिया है ना, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो नया टॉपिक होगा वो होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि डीएनए का साइज जो कितना होता है बच्चों 2.2 मीटर, और आपको पता है न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 10⁻⁻13। और इतना छोटा न्यूक्लियस और उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए अगर है तो वो कैसे है, हम लोग समझेंगे पैक कैसे है वो, ठीक है। तो वो हम आज बात करेंगे। पहले हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं किताब ना, क्योंकि हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ा है बहुत। कल मैंने पूरे घंटे भर आपको समझाया था खाली बस, ठीक है, पूरा पीरियड में। तो देखते हैं, चलो किताब निकालो आज। बेटा हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था कल, कहां से, यहां से। चलो तो अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं और एक चेन में, और उसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जो ये क्या बताता है डीएनए की लेंथ, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली होता है डीएनए लेंथ। मैंने कहा था जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतनी क्या होते हैं, उतनी लेंथ होती है किसकी, डीएनए की। तो देखो क्या होता है समझते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था वही सब लिखा होगा। देखो बेटा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है बेटा अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, तो कह रहा है डीएनए और आरएनए। कह रहा है न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा राइबोज किसकी केस में होती है आरएनए, और डीऑक्सीराइबोज किसकी केस में होती है डीएनए, और साथ में बेटा क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये आपको पता है। तो 3 चीजें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और हाँ कर लो। इसके बाद तुम्हारा तीसरा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और क्या फॉर्मूला दी बात ही करना है। अगले देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक मैंने कहा था प्यूरिन, दूसरा क्या बताया था पिरामिडीन। प्यूरिन का मतलब क्या कहा था एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडीन का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिन करती हो सकती है। तो ये समझ गए आप लोग। तो एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन और पिरामिडीन का मतलब क्या होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। कह रहे हैं साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। आप लोग बताओ बेटा थाइमिन किस केस में होता है डीएनए केस में, और यूरेसिल किस में होता है आरएनए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कह रहे यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ। अब ये सब वही बात है जो मैंने आपको कल बहुत चीजें बताई थी, ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो इसको, ठीक है। देखो कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोस सुगर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं बेटा आप लोग बताओ, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हुआ, यानी कि जहां पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस लगे हो। तो नाइट्रोजनस बेस ये पेंटोस सुगर हो गया, और इसके साथ मैं लगा दूं एडेनिन। अब आप लोग बताओ इसका बॉन्ड कौन सा होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर मैंने साथ में लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएगा। तो क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट लगा होता है कौन से बॉन्ड से लगा होता है, तो कौन से बॉन्ड से
न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट कौन से बॉन्ड ज्यादा होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है वो। तो अगले ऐसे पूछा, देखो सच एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थायमिडीन। मैंने आपको बताया था, मैं बायोमोलिक्यूल्स में बता चुका हूं कि न्यूक्लियोसाइड के नाम कैसे हम बोलते हैं। अगर एडिन लगाए तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। ग्वानिन है तो ग्वानिसिन। तुम बता रही हो? अच्छा, कह रहा वेयर द फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। बेटा एक बार बताओ, मैंने कहा था 5वें कार्बन का होता है OH, और इसीलिए बोलते हैं 5 प्राइम। एक स्टैंड को क्या बोलते हैं? 5 प्राइम। कह रहा है ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फेट फॉस्फोईस्टर लिंकेज अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, और कह रहा बेटा इज फॉर्म 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 से 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये नीट में आ चुका है। उसने कहा था कि बताओ 2 न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो हमें ध्यान रहता है फॉस्फोईस्टर, ध्यान रखना वो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर होता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड की बात करेगा तो वहां क्या बोलेंगे हम लोग? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बेटा मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अ पॉलीमर thus form H at one end a free phosphate moiety and 5 end of sugar, which is referred to as 5 end of polynucleotide chain. Similarly, at other end of the polymer the sugar has free OH of कितने कार्बन पे? तीसरे कार्बन पे। तो कह रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 end of the polynucleotide chain। बेटा आप लोग बोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 5वें कार्बन लगाए OH तो 5 प्राइम, और तीसरे पे लगाए तो 3 एंड। तो इसीलिए एक स्टैंड को बोलते हैं 5 एंड टू 3 एंड, और दूसरे को बोलते हैं 3 to 5। कह रहा है बेटा द बैकबोन ऑफ पॉलीनुक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, और कह रहा है द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। तो आप लोग बताओ, मैंने कल बताया था अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का बैकबोन क्या होता है तो क्या बताओगे? शुगर फॉस्फेट, सही है। कल ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। अब आप लोग जल्दी पढ़ लो खाली। अगले कह रहे हैं इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजीशन इन द राइबोज। आल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन, और कह रहा है अनदर केमिकल नेम फॉर थायमीन। यानी कि सिंपल सा ये कह रहा है कि जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है? थायमीन जगह क्या होता है? यूरेसिल। और जो कितने कार्बन लगा होता है? दूसरे कार्बन पे, ठीक है। अच्छा आपको पता है आरएनए, अगर आपसे कहे कि बताओ जो न्यूक्लिक एसिड है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है आरएनए डीएनए में, सबसे पहले कौन बना होगा? आरएनए या डीएनए? आरएनए। कौन बना था? और उसके बाद क्या आया? डीएनए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप लोग सोच सकते हो कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो पहले बना होगा, और उसके बाद क्या बना होगा? डीएनए। अगले कह रहे हैं, अब बात करते हैं डीएनए की। बेटा देखो कह रहे डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस कैसा होता है? कल मैंने बताया था इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और कह रहा है बेटा इन प्रेजेंट कहाँ होता है डीएनए? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और कह रहा है वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिस्चर इन 1869 ही नेम, इन्होंने क्या बोला था इसको? न्यूक्लियन। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था न्यूक्लियस को? न्यूक्लियन। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में जहां डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जहां उसके ऊपर कोई कवर नहीं होती जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ध्यान रखना है आपको। कह रहा है हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, सही है ना, या तो डबल हेलिक्स मॉडल, ध्यान रखना है, क्रिक और वाटसन ने। कह रहा है बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफरेंशियल डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. कह रहा है one of the hallmark of their proposition was being pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Elgin Chargaff that for a double strand DNA, the ratio between adenine and thymine, guanine and cytosine are constant and equal ones. मैंने आज भी आपको समझाया, चारगाफ साइंटिस्ट ने क्या बोला था? प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन, यानी कि A प्लस G इक्वल टू C प्लस T, या ऐसे ध्यान रखना एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, सही है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कह रहा था बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप लोग बताओ बेटा, देखो अभी मैं आपको रेप्लिकेशन समझाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन क्या होता है, मैंने कहा था डीएनए से डीएनए का बनना। अगर मैं डीएनए की बात करूं, मैंने एक स्टैंड दे दूंगा आपको, डीएनए का एक स्टैंड है ये, सही है, और ये है तुम्हारा एक स्टैंड है ये, और इसका पोलैरिटी है 5 to 3। और मैं बेटा यहाँ पे जो बेस है वो लिख दूं, सीक्वेंस लिख दूं कोई सा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। तो क्या आप उस स्टैंड की पोलैरिटी नहीं कर सकते हो, बता सकते हो ना? कैसे? एडेनिन के सामने क्या होता है? गुआनिन के साथ, गुआनिन के साथ साइटोसिन के साथ, थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन। और ये 5 to 3, तो ये कैसा होगा 3 to। तो ये एक दूसरे के स्टैंड कैसे हैं बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब मैं आपको रेप्लिकेशन बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं तब भी समझाऊंगा, अभी समझा सकते हैं। हमेशा डीएनए में एक स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा होता है बेटा? टेम्पलेट का मतलब होता है, टेम्पलेट जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो ये कवर है और इसी के साइज का ऐसा ही कवर बनाना है, और मुझे ये खाली है अंदर से, तो मैंने इसमें कुछ भरा, वो वैसी शेप ले लेगा, तो ये क्या बन गया? टेम्पलेट। मतलब जिसको देख के कोई चीज बनती है उसे बोलते हैं टेम्पलेट। या मैं बोल सकता हूँ एक स्टैंड को या पेरेंटल स्टैंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों? और एक कैसा होता है? न्यू स्टैंड। न्यू स्टैंड मतलब जो नया बनता है, और जो नया बनता है वो पेरेंटल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो आप समझ सकते हो। डीएनए का हमेशा एक स्टैंड कैसा होता है? पेरेंटल स्टैंड, या उसको हम बोल सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड। पेरेंटल का मतलब है न्यू स्टैंड जो बनता है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? पेरेंटल वाले के। बच्चे क्या बताओ आप लोग, अगर एक स्टैंड डीएनए में पेरेंटल नहीं होगा तो हम फिर नए स्टैंड डीएनए की हम कैसे कर पाएंगे सीक्वेंस पूरा क्लियर? भाई आप लोग खुद बताओ, अगर मान लिया आप लोग अभी क्लियर नहीं हो रहा, देखो ये डीएनए है, सही है, मुझे रेप्लिकेशन करना है, मतलब इसका अमाउंट डबल करना है डीएनए का, तो मैं क्या करूंगा? इसके स्टैंड खोल दूंगा, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब देखो जो इसकी पोलैरिटी होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बना दूंगा, और जो इस वाले की पोलैरिटी होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा बना दूंगा। बन गए दो डीएनए, और दोनों कैसे होंगे? सेम। सभी सेम होंगे, एक पेरेंटल होगा। अगर एक पेरेंटल ना होता तो मुझे क्या पता कि पुराने डीएनए में नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या है? समझे बात को? ये मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको रेप्लिकेशन में। अभी आप लोगों को समझ ना आता तो कोई बात नहीं, रेप्लिकेशन में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? कि कैसे। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। बेटा डीएनए में हमेशा एडेनिन के साथ क्या होता है? थाइमिन, और गुआनिन के साथ क्या होता है? साइटोसिन। साइटोसिन के साथ गुआनिन, और थाइमिन के साथ एडेनिन। समझ गए? कहां से आ रहा है आप लोग? कहां से आ रही हो? टाइम देखो कितना हो गया, 4 बज गया, और क्लास में 3:30 चलती है, ठीक है? टाइम से आ जाया करो। यहाँ देखो, तो बेटा ये वाला क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इसकी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये कैसा रहेगा? पेरेंटल या फिर टेम्पलेट। समझ गए? तो ये यहीं पे ये क्या है, देखो कह रहा है बेटा बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ गए? एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, या फिर थाइमिन के साथ एडेनिन और एडेनिन के साथ थाइमिन। तो एक दूसरे क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए? ठीक है। Therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. Also, if each strand form from a DNA, कह रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल डीएनए। क्या बोलते हैं? और कह रहा है एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब ये बात आपको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अन्य ये बताओ अच्छा पहले समझ गए ये बात? ये क्या कह रहा है? देखो ये क्या रहा है, एक बार मैं इधर समझा दे रहा हूँ आपको पूरा। देखो वैसे एक्सपेरिमेंटली क्रूमी साइंटिस्ट ने किया है, वो हम देखेंगे अभी टेंशन ना लो इतनी। देखो बच्चों यहाँ देखो, एक डीएनए है, ये क्या है? एक पेरेंटल डीएनए है, यानी कि इससे हमें नया डीएनए बनाना है, ठीक है? अब देखो इसके सामने मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, मैं जो अब तक आपसे कह रहा था नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस यही तो है। तो देखो मैं कुछ भी बना लेता हूँ,
अब ये किसी स्पेसिफिक चीज का नहीं है, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया है और ये मैंने बोल दिया 5 to 3। आप लोग बताओ डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो इसके कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आप लोग बताओ एडेनिन के साथ क्या होगा, थायमिन के साथ, ग्वानिन के साथ, साइटोसिन के साथ, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और एडेनिन और अब ये क्या बन गया, ये डीएनए बन गया, ये मैंने क्या लगा दिया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आप लोग बताओ ये स्ट्रैंड कैसा होगा, ये एक डीएनए है, क्या है। अब आप लोग बताओ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ बने होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कभी। अब देखो रेप्लिकेशन कैसे होता है, सुनो बच्चों, यहाँ देखो आप लोग, ये डीएनए है, मैं इसके स्ट्रैंड अनवाइंड कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, अनवाइंड। मैं एक स्ट्रैंड इधर ले आ रहा हूँ और एक स्ट्रैंड मैंने बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये हटा दिए। अब आप लोग बताओ एक की पोलैरिटी इधर आ जाएगी और एक की उधर आ जाएगी, तो यहाँ देखो क्या होगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन। ये तो है इसका स्ट्रैंड का। इस वाले का मैं इसको देख के समझ जाऊंगा, मुझे देख की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बताओ ये जो पोलैरिटी है इनका मैंने क्या किया, बताओ खाली स्ट्रैंड अलग कर दिए। अब आप लोग बताओ बेटा ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला पेरेंटल, और ये उस डीएनए के लिए वो वाला कौन सा बन गया, पेरेंटल। इसको हम बोल सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या बोल सकते हैं। अब मैं न्यू स्ट्रैंड बनाऊंगा, जो देखो बस मुझे तो पता है ना, एडेनिन सामने क्या आता है, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन और सी। ये वाला स्ट्रैंड बनाऊंगा ना यार, इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री कर दूंगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन और जी। अब आप बताओ ये दोनों सेम नहीं है क्या, है सेम। और कितने स्ट्रैंड बन गए, डीएनए बन गए, दो बन गए। अब आप लोग बताओ इसमें बताओ एक स्ट्रैंड कैसा है, पेरेंटल है, कौन सा वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, समझ में आया। तो हम हमेशा एक स्ट्रैंड को पेरेंटल यानी कि उसको बोल सकते हैं टेम्पलेट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं न्यू स्ट्रैंड, समझ गए। ऐसी तो होता है हमारा रेप्लिकेशन, तभी तो हमारी पूरी बॉडी का डीएनए बिल्कुल सेम है, हमेशा एक स्ट्रैंड कैसा रहेगा, पेरेंटल। और ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो। अभी तो रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये तो मैंने खाली आपको बता दिया कि ऐसा होता है, सही है। अभी हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे कि क्यों है एक स्ट्रैंड पेरेंटल, ठीक है, वो बाद में करेंगे। तो वो लाइनों का मतलब समझ गए आप लोग, क्या है कि जब भी कोई न्यू स्ट्रैंड बनता है तो एक स्ट्रैंड कैसा होता है, पेरेंटल, जो वर्क करता है किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह। न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन उसके क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन, एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ। मैं यहाँ पे आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर मान लो मैं ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है और मैं इससे आरएनए बनाऊंगा, क्या बनाऊं, तो आरएनए हमेशा इस स्ट्रैंड के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। खाली थायमिन की जगह यहाँ क्या रखना है, इरेज से, बस। ये बात समझ गए आप लोग, पल्ले बढ़ गई। तो डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, डीएनए के अमाउंट डबल होता है, तो हमेशा एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है यानी टेम्पलेट की तरह, और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन उसके कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तभी तो हमारी बॉडी का डीएनए जो होता है बिल्कुल सेम होता है, पूरा डीएनए, समझ गए। हर सेल के अंदर डीएनए क्या होता है, सेम। एक बात आपको बताऊं बेटा, ये सीक्वेंस को इतना नहीं होता है, ऐसे 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस हमारी किसमें है, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। अगर सी की जगह धोखे से ई भी हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा, जी हो गया या टी हो गया, ए हो गया, तो उसी को तो बोलते हैं म्यूटेशन। तो हमारा जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और जीनोटाइप चेंज हो गया तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप। सोचो 99.9% सबका सेम है, बिल्कुल सबका सेम, खाली 0.1% के अलग होने से हम लोग इतने डिफर लगते हैं। 99.9% बिल्कुल सेम है, हर एनिमल बात नहीं कर रहा हूं, हर हम लोगों में, ह्यूमंस में, खाली 0.1% क्या है, डिफरेंट है, समझ गए आप लोग। तो ये बताने चाह रहा था वहां पे। हालांकि मैं हर टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोग समझते रहो थोड़ा। इसके बाद यहाँ देखो बेटा, तो ये क्या जो क्या, अब सुनो आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या है, आल्सो इफ इज स्टैंड फ्रॉम अ डीएनए लेट अस कॉल इट इज अ पेरेंटल डीएनए
एक्ट एज अ टेम्पलेट, कैसे वर्क करता है? फॉर क्यों? न्यू स्टैंड बनाने के लिए। वो कह रहा है द टू डबल स्टैंड डीएनए, कह रहा है बेटा दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक implication of the structure of DNA become very clear। अगर एक स्टैंड पेरेंटल ना होता तो क्या जो नया डीएनए बन रहा है वो क्या उसके कतई बिल्कुल सेम होता? नहीं, कुछ ना कुछ जरूर कमी जाती। लेकिन हम लोग जो नया स्टैंड बना रहे हैं डीएनए का, वो पुराने को देख के बना रहे हैं, पुराना कॉम्प्लीमेंट्री, तो कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। धोखे धाके से अगर हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है। आपको पता है अगर धोखे से हो रहा है चेंज थोड़ा बहुत, तभी तो इवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग बंदर से इंसान तभी तो बन गए। मैंने कहा है हमेशा, अगर हमारे डीएनए में कोई भी चेंजमेंट ना आए, बिल्कुल भी ना आए, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और धरती पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू नेचर। लेकिन हम लोगों में कुछ ना कुछ म्यूटेशन थोड़ा बहुत होता रहता है, जिसकी वजह से हम वैसे ही बनते रहते हैं जैसे हमारा नेचर चल रहा है। ये कभी मत सोचना कि अगर यहाँ पे और ज्यादा भी पॉल्यूशन हो जाएगा तो ये इंसान खत्म हो जाएगा। अगर हल्के हल्के थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता रहा तो हम उसके अकॉर्डिंग बनते रहेंगे, उसको झेलने का बहुत हमारे अंदर आता रहेगा। भाई आप लोग खुद सोचो, एक आदमी अगर कोई कंपनी में काम करता है 12 घंटे और उसको पता होता है कि मुझे इतना गर्मी झेलना है, मान लो सहन करना है, आप लोग बताओ एक नॉर्मल आदमी को वहां ले जाओ, काम कर पाएगा? काम करने छोड़ो, बेहोश हो जाएगा। आदमी तो सेम ही है, बस उसने क्या किया, अपने आप को एडप्ट किया है। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, हल्के हल्के हम अकॉर्डिंग टू नेचर अपने आप को क्या करते रहते हैं, एडप्ट करते रहते हैं। और आज ये हाल है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है बल्कि कम नहीं हुई। नहीं तो मैंने आपसे बोला है कि 1000 साल पहले का अगर आदमी ला दी जाए अभी, तो वो यहाँ 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1000 साल पहले बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा और आज कितना पॉल्यूशन है। लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग रह रहे हैं, तो हमको क्या है, उसी में अच्छा लग रहा है। ये सही है बिल्कुल। आने वाली जनरेशन को भी अच्छा ही लगेगा, ऐसा मत सोचना कि बेकार लगेगा, क्योंकि बहुत चेंज हो जाएंगे थोड़े से। भाई आप पैदा हुए तो आपको कोई भी ऐसा डिजिटल चीज नहीं मिली थी। आपने रेडियो अपने सामने देखा होगा, आपने टीवी देखी होगी, अपने सामने देखी होगी। आजकल के बच्चे पैदा होते ही समझ जाते हैं कि फोन क्या है। तो चेंजमेंट तो है ना। आप लोगों ने, पहले लोग मानते थे कि यार, जैसे मैं खुद मानता था कि यार मिथुन, धर्मेंद्र, सन्नी देओल पता नहीं कौन होते हैं। भाई मूवी चल रही तो लगता था धर्मेंद्र मार रहा है, धर्मेंद्र कौन है। और आज हम लोग इतना ज्यादा अंदर गए कि हमें पता है धर्मेंद्र हमारे जैसे एक आदमी है खाली बस, और वो सब फेक है, कोई रियल नहीं वो चीज। तो ये चीज समझाने वाली, मतलब हम लोग विश्वास में नहीं मानते उस चीज को। इतनी सच्चाई देखते थे उस टाइम पे कि लगता था कि वास्तव में कुछ रियल चल रहा है। ऐसे नहीं मानते थे कि मूवी चल रही है, मूवी क्या है ये। हमें लगता था कि यार ये मर गया बेचारा है। और अब भी देखा होगा आपने, कुछ ऐसे फीमेल्स होते हैं जो सीरियल आते हैं, सीरियल, उनको इतना सीरियस ले जाते हैं कि भाई टीवी चल रहा है, वो सीरियल चल रहा है, वो तो बनाएंगे ये ड्रामा ना। तो अब वो क्या कहती हैं, गाली देती हैं, ये बहुत बेकार है। और मैंने पता नहीं कौन सीरियल देखा था, तो मेरी मम्मी थोड़ी डिप्रेशन में हल्की से, मैंने क्या हुआ, तो मैंने, मतलब वो देख रही थी ना, तो उनका चेहरा उतरा हुआ, मैंने क्या हुआ, बोली इसने फंसा दिया। मैंने कहा इसने उसे बताया तो मैंने ना बता दिया। तो गाली एंजॉय करो। वो लोग इतना सीरियस से देखते हैं ना कि उनको लगता है वास्तव में हकीकत चल रही है ना। और वो 2 साल तक 3 साल तक आते हैं ना एक, तो वो इतने उसमें डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि उनके कैरेक्टर को रोल प्ले करने लगते हैं कि ये इसकी बीवी है, इसकी बातें होने लगती हैं उन चीजों की। तो मुझे लगता है वो इतना नौटंकी बेकार है कि वो खत्म ही नहीं होगा, अभी चलता ही रहेगा, डेली कुछ नया बनता रहेगा। तो कभी चक्कर मत पड़ जाना झाड़ में कि उसको देखने कहीं चस्का लग गया, थोड़ा सा लगा तो फिर घुस जाओगे उसमें, समझ रहे हो। आगे देखो क्या हुआ, अरे क्या चल रहा है। अगले देखो बेटा, अब ये कह रहा है द सैलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलो। मैंने कहा था डीएनए क्या क्या फीचर होते हैं बताओ। सबसे पहला राइट हैंडेड फैशन, दूसरा डबल स्टैंडर्ड, तीसरा एंटी पैरेलल स्टैंड, सही है, चौथा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी कि रखने की पावर, म्यूटेशन होता है उसमें, मतलब सारी चीजें डीएनए की क्या होती हैं, खासियत होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, जो पहला लिखा है बेटा ध्यान समझना एक करके। कह रहा है पहला है इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर फॉस्फेट, मैं बता चुका हूं, एंड बेसिस टू रिजाइड इनसाइड। क्लियर है आपको। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं, चेन होती हैं। अगले कह रहा है 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल होती हैं, एक होता है 5 to 3, दूसरे क्या होता है 3 to 5।
यानी कि इसे बोलते हैं एंटी और पैरेलल का मतलब होता है जो आपस में ना मिले, सही है, तो एंटी पैरेलल। अगले कह रहा है द बेसिस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उनको बोलते हैं बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाता है, और ऑपोजिट मैंने क्या कहा था, और कह रहा है ग्वानिन किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एडेनिन इक्वल टू नहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री। अगले देखो कह रहा है बेटा, हाँ, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ द हेलिक्स। आपको पता है सेम बिल्कुल डिस्टेंस रहेगी, कोई भी इधर उधर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो 2 स्टैंड मिल जाते हैं, मिलते नहीं, वो पैरेलल होते हैं, कहते एकदम पैरेलल होते हैं। अगले कह रहा है 2 चेन्स। अब ये कह रहा है कि राइट हैंडेड फैशन में होती है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने कहा था डीएनए स्टार्ट होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, समझ गए? लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है, राइट हैंडेड होता है। अगले कह रहा है द पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। ये पूछ रहा है वो पिच ऑफ हेलिक्स मतलब है एक हेलिक्स की लेंथ, और इसमें कितने बेस पर आते हैं, 10। और मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक पूरे हेलिक्स की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये भाई लिखा है रफली 10 बेस पर होते हैं। और कह रहा है टर्न कॉन्सिक्वेंसली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। ये तुम्हारा डीएनए है, देखो ऐसा डीएनए होता है। ये तुम्हारा केमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था फॉस्फेट होता है, इसके बाद पेंटोस शुगर हो गई, और साथ में क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड बन गए। दूसरा मैंने कहा था बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और एडेनिन के साथ थाइमिन, और थाइमिन के साथ एडेनिन लगा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो ये वही है। अगले कह रहा है बेटा द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स देन इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। इससे क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, और डीएनए हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कंपेयर टू आरएनए। अगले अब ये कह रहा है बेटा कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन कैन यू फाइंड आउट बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आप बता सकते हो आराम से। और कह रहा है डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब हमारा जो प्रोसेस चलेगा वो चलेगा, ये क्या है, सेंट्रल डोग्मा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा था डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। किसमें, डुप्लीकेशन है भी, डीएनए बॉन्ड डबल होता है, और रेप्लिकेशन का मतलब वही होता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, डबल होना, और डबल तभी तो होगा जब रेप्लिकेशन होगा। लेकिन हाँ एक चीज बोल सकते हो आप लोग, एक चीज और बोल सकते हो, जैसे आपने देखा होगा पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वहां डुप्लीकेशन तो होता है लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता है, समझ गए? क्योंकि वहां पे जब हम कोई डीएनए को नॉन मतलब लिविंग के आउटसाइड अगर अमाउंट डबल कर रहे हैं तो उसको हम रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, रेप्लिकेशन तब बोलते हैं लिविंग सेल में ऐसा होता है, समझ गए? और डुप्लीकेशन का मतलब हमेशा ही क्या होता है, डबल, और रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें का मतलब भी होता है डीएनए का अमाउंट डबल होना, ठीक है? तो सेंट्रल डोग्मा बेटा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अगेंस्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और मैंने आपको बता चुका हूं, इसे बोलते हैं हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, कैसे होती है, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब आप लोग ध्यान सुनो, किसी भी लिविंग बॉडी में डीएनए होता है, आपको पता है हमारी बॉडी का हर एक सेल, सोचो जेनेटिक कंट्रोल में है, अगर एक सेल भी जेनेटिक कंट्रोल से हट गया तो वो क्या करेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ, और हम उसको बोल सकते हैं कैंसर। आपको पता है? वरना ऐसा क्यों होता है कि हमारी उंगली हमेशा ये वाली बड़ी होती है, किसी का ऐसा नहीं कि ये वाली बड़ी है, ये एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, ऐसा होता है कभी? ये एक कान हो गया इतना बड़ा, एक रह गया उतना ही छोटा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल किस में चल रहा है, जेनेटिक कंट्रोल में। और ये जेनेटिक कंट्रोल कैसे हो रहा है कि कौन से प्रोटीन बनने हैं, कौन से एंजाइम बनने हैं, किस टाइम पे सेल को डिवाइड होना है, वही सब तो जेनेटिक कंट्रोल। और ये कौन कर रहा है, डीएनए। कौन कर रहा है? और डीएनए सबसे पहले देखो होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया ये बात, डीएनए का सीक्वेंस जो डिसाइड करता है कौन से प्रोटीन बनना है। मतलब मैं बोल सकता हूं डीएनए का सीक्वेंस ये डिसाइड करता है कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन बोलते हैं इसे,
उसमें कौन से अमीनो एसिड किस स्पेस में लगेंगे। पहले आप लोग ये समझते हो, सुनो, आपको ये तो पता लग गया डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। एमआरएनए क्या होता है, उस सीक्वेंस को कोड करके लेके आता है। और प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन समझते हो आप लोग, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो ना। प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन, चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन होती है। आपको 20 टाइप के अमीनो एसिड बताएं, पूछूं मैं आप लोगों से, चलो एक करके पूछते हैं, कुछ कुछ पूछता हूं मैं। चलो पीछे तुम बताओ, सबसे पीछे। हाँ ये बताओ, कोई 5 अमीनो एसिड के नाम बताओ, कोई से 5 बता दो 20 में से। और मत बोलना बेटा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो 5 नहीं 2 बता दो कोई, 2 तो मैंने अभी ले लिए। हाँ बताओ, ये जानती हो अमीनो एसिड क्या होते हैं? अरे कुछ तो बोलो, शांत मत रहा करो आप लोग, बोला करो। मैं कौन सा गोली लेकर खड़ा हूँ, तुरंत मार दूंगा। बताओ बताओ, कोई 2 अमीनो एसिड के नाम पता है तुमको? हाँ बताओ, नहीं पता है? अरे मैं तुमसे कुछ और पूछ लूंगा, रुक जाओ भाई। अच्छा चलो, कौन बताएगा? उसके बराबर है हाथ, तुम बताओ। फिनाइल एलेनिन, हाँ चलो ठीक है। हाँ बताओ। हाँ हाँ, एक नहीं पता है, उसके बराबर में बताओ, आप बताओ तो। कोई से रैंडमली बता दो ऐसे हैं। प्रोलीन, हाँ ठीक है, चलो हो गए, सही है, चलो ठीक है। अब ये बताओ, हाँ उसके बराबर तुम बताओ, कोई 5 अमीनो एसिड। कहते सेम बताना, थोड़ा डिफरेंस बता देना। चलो सेम बताओ, तो नाम लिए भी बता दो। हाँ हाँ, फिर से ही बोल दो क्या? अरे ठीक है, नहीं रहने दो। हाँ तुम बताओ, कोई बताना 4-5। हाँ मित्र ठीक है, नहीं आता है। ग्लूटामिक एसिड, हाँ हाँ, फिनाइल एलेनिन, हाँ ठीक है। टायरोसिन, तुम बताना, तुम्हें पता है? नहीं बताया, इनने बताया वो भी याद नहीं किए। चलो अब कौन बताएगा? चलो आप दोनों चिंगू मिंगू, आप बताओ। चिंगू मिंगू बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा है ना, मैंने एक 2 बच्चे और आते हैं, वो एक जैसे लगते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ चिंगू मिंगू, तो ये भी चिंगू मिंगू लगते हैं ना। चलो तुम दोनों में से तेज कौन है, पहले बताओ पढ़ने में। सगे सिस्टर दोनों, सगी सिस्टर हो ना? अरे तो हाँ तो बोल दो। हाँ तो ये बताओ, अरे सुन लो, आरो 12th हो गया ना? हो गया, तो 10th में किसका परसेंटेज ज्यादा आया था और 12th में? तो तुम टॉपर हो इसका मतलब है। चलो तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा? नित्या। तो नाम भी ऐसे रखने चाहिए था ना कि एक जैसे लगते हैं वहां। प्रिया नित्य क्यों रखी? चलो प्रिया बताओ, तुम बताओ, ये बताओ मुझे, कोई 5 अमीनो एसिड नाम बताओ। क्या बता रही हो? यूरेसिल नहीं है, नाइट्रोजन बेस है। चलो दोनों मिलकर बता दो। अच्छा फिनाइल एलेनिन एक ही होता है भाई। तो तुम लोग कोचिंग क्यों छुट्टी करते थे ज्यादा? ये पीली से आते हो ना, अगली क्लास से। तो ऐसा क्या है कि एक बीमार हो जाएगा दूसरा आएगा नहीं?
ये कौन सी बात है, अगर उसकी नकल लगी तो बस ना देगी वो। चलो मन तो बनाना पड़ता है ना। दूसरा क्या है, चलो ये चल मुकेश तू बता, तू आंसर है ये बताओ, जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका यूज क्या क्या होता है अमाइनो एसिड किसमें? हाँ तो कितने टाइप होते हैं टोटल? 20 टाइप के। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस चैन में लगेगा? होते तो स्पेसिफिकली कैसे सीक्वेंस में कैसे डिसाइड होगा कौन सा लगेगा? नहीं पता है सीक्वेंस में कैसे लगेगा, नहीं पता है तुम्हें? चलो कौन बताएगा? हाँ अबे बोलो मत कोई भी नहीं, रश्मि तुम बताओ ये कैसे पता लगेगा कि अमाइनो एसिड कौन सा सीक्वेंस में लगना है? चलो तुम बताना, रिया तुम बताना, ये अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा प्रोटीन की चैन में, तो क्या डिसाइड करता है? कौन करता है? mRNA से पहले कौन करता है तो बताओ। अच्छा हाँ डीएनए का सीक्वेंस में इतनी देर से क्या बताता हूँ, आप तो सुनते नहीं मेरी बात। मैं तो से स्टार्ट किया तब से आपसे नहीं, तब से न्यूक्लियस पढ़ा रहा था पहले से, तो मैं कहता हूँ कि डीएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा किस चैन में। समझ गए? अगर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस चेंज तो अमाइनो एसिड का चेन चेंज, और चेन चेंज तो इसका मतलब प्रोटीन चेंज। ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको, कितनी बार बताऊं बताओ? अब क्लियर हुआ? तो जैसा नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस वैसा ही एमआरएनए का सीक्वेंस, जैसा एमआरएनए का सीक्वेंस वैसे ही कोडॉन, और जैसे कोडॉन वैसे ही अमाइनो एसिड कोड होंगे, और जैसे कोड होंगे वैसा ही चेन में लग जाएंगे, और वैसा ही क्या बनेगा? प्रोटीन। क्योंकि हमारे डीएनए में, भाई ये बताओ, हमारे डीएनए में खाली बेसिक सीक्वेंस तो चेंज है। चलो ये समझ में आया? ठीक है चलो तुम बताओ, ये बताओ डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, सही है? तो दोनों स्ट्रैंड दूसरे कैसे होते हैं? ना इसे फंस सकते हैं बच्चे यार, पता नहीं कुछ होता है। ठीक तो ये क्लियर हो गया? बताओ आप लोगों से पूछो ना तो आप एक्टिव नहीं रहते क्या? एक्टिव रखो, थोड़ा सुना करो मेरी बात ध्यान से। जितने अच्छे, मैंने कहा था आपको, जितने अच्छे सुनने वाले बनोगे आप, उतने ही अच्छे आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे आप बोलने वाले बनोगे। अगर आप सुन नहीं सकते किसी की बात को भी, वो क्या बोल रहा है, हर एक लाइन को ध्यान से स्कोर किया करो कि सर जो बोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, लव स्टोरी सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ेगा पूरा हर एक बात को, है ना? ठीक, अगले देखो। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, अब सुनो, कह रहा है द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डीएनए एंड इट्स सिंपलिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक implication become revolutionary very soon Crick and a proposed the central dogma in molecular biology which state that the genetic information flows from DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। और बेटा कह रहा है इन सम वायरस में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है अगर किसी में आरएनए है तो पहले वो क्या बनाता है, डीएनए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। आपने वो देखा है, देखा ही होगा, जो गियर होता है, गियर जैसे कार होता है, ट्रैक्टर होता है, उसमें हमेशा हम देखा आर लिखा होता है, बैक गियर लिखा होता है आर, तो उस आर का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है, पीछे जाना। सही? तो कह रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो बेटा ये बताओ सेंट्रल डोग्मा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम समझते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, तो यहां तक आपको अभी तक ये पूरा प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन साथ साथ पढ़ेंगे। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग समझेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या समझेंगे? और बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की अगर हम बात करें तो एक टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ना है बिल्कुल, और ये हाँ से यहाँ तक पढ़ना है। वो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमने अभी तक बोल दिया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल? कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पता लगा कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल? तो सबसे पहले मैं आप क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सुनो, देखो ध्यान से।
बेटा यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं आपको 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, सही है। और आप लोग सोचो कि 10⁻⁻13 डायमीटर के न्यूक्लियस में है, तो डीएनए क्या है, पैक्ड है। कैसा है, पैक्ड। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आप लोग बताओ, अगर आप ऐसे कपड़े भरो बैग में तो कैसे आएंगे, कम आएंगे, और आप उन्हीं को पैक करके रखो तो क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो वही तो हमें पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग, सही है। तो देखो बेटा एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोग ध्यान समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बेटा यहां पे देखो आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और जब भी हम डीएनए देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, क्रोमैटिन फॉर्म में दिखेगा। कैसे दिखेगा, क्रोमैटिन फॉर्म में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बेटा थोड़ी देर आप बोलो मत, खाली सुन लो बस। हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन क्वेश्चन आता है कई बार, वो पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ कौन से अमाइनो एसिड रिच होती है, तो आप बताओगे आर्जिनिन और लाइसिन। ये अमाइनो एसिड के नाम है जो सबसे ज्यादा होंगे किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में। तो ये कौन सी प्रोटीन अमीनो एसिड रिच होती है बेटा, आर्जिनिन एंड लाइसिन। और बेटा ये प्रोटीन जो होती है इसमें चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोटीन होती है। अब आप लोग बताओ, अगर मान लिया कोई एक चीज निगेटिव है और एक चीज पॉजिटिव है, तो क्या करते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ टोटल 5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। आपको ध्यान से देखना है चीज। देखो मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके 5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। और 5 टाइप के मॉलिक्यूल के मैं नाम भी बता रहा हूं आपको। एक होता है H1A, हालांकि एनसीईआरटी में दिए नहीं है आपके, H2B, H3, H4 और H1। ये 5 टाइप के होते हैं। अब सुनो, ये 4 टाइप के बेटा, 4 टाइप के 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर। क्या बनाते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब मान लो जैसे आपने देखा होगा एक रील होती है, रील जानते हो धागे वाली, तो जो प्लास्टिक का होता है उसके ऊपर हम लपेटते हैं ना धागा, तो प्लास्टिक का मान लो वो ऑक्टामर है। यहाँ पे क्या है, ऑक्टामर। तो मैं ये बोल रहा हूं ये 4 टाइप के, 4 टाइप के बेटा कितने मॉलिक्यूल, 2-2, कितने, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8। 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना। तो कह रहा है 2 मॉलिक्यूल, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएंगे 8 मॉलिक्यूल। और बेटा 8 मॉलिक्यूल से बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है उसमें कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है, और वो होता है H1। कौन सा नहीं होता है, H1 ऑक्टामर में इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर H1 को हम मिला देंगे तो उसको बोलते हैं फिर न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, तो ये कहानी क्या है। अब एक बात और सुनो आपको बेटा, अभी हम लोग लिख लेना, मैं आराम टाइम दूंगा आप लोगों को, रुक जाओ पहले सुन लो पहले बस। जैसे मैंने कहा कि ऑक्टामर क्या होता है, सुनो देखो बच्चों, यहाँ देखो एक मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये, 4 हो गए। और मैंने कहा था चारों टाइप के 2-2 मॉलिक्यूल होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो मैं 2-2 कर दे रहा हूं, ठीक है ऐसे। अब मान लो ये 2-2 हो गए, ठीक है। और ये टोटल एक कौन सा है, H1A, एक है H2B, एक है H3 और एक है, और ये कितने कितने हैं, 2-2, समझ गए। तो ये क्या हो गया बताओ, ऑक्टामर। 8 मॉलिक्यूल हो गया ना,
और इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये बता रहा हूं न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए पैक होता है, ठीक है। अब दूसरा सुनो बेटा, यहां पे क्या होगा, अब डीएनए इस पे ऐसे होता है रैप, ऐसे। और यहां पे बेटा एक H1 प्रोटीन होता है, कौन सा होता है H1, जो इसको क्या कर देता है, पिन। पिन मतलब है जिससे ये निकले ना, ये हो गया ऐसे। ये वाला कौन सा है बेटा, H1। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि बताओ हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कौन सा होता है H1। दूसरा ये ऑक्टामर यहां तक है, थोड़ा सा ये है हिस्टोन, क्या वो 20% ऑक्टामर। और बेटा ये पूरे को मिला के जब H1 को हम काउंट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे इसको, ये पूरे को बोलेंगे हम न्यूक्लियोसोम। अब आप लोग बताओ बेटा एक बार मुझे, ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के कितने बेस पेयर आते हैं, मतलब डीएनए कितना आता है, तो आते हैं 200 बेस पेयर। कितने आते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोसोम में ये डीएनए लगता है वो कितना होता है, 200 बेस पेयर। और आप लोग बताओ जब ये डीएनए हमें देखेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता है कैसे दिखेगा, ऐसा देखो, ऐसे। ऐसे। और बेटा आप लोग बताओ, इसी को तो हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब आप लोग बताओ ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम क्या है, और बेटा ये क्या है, लिंकर डीएनए बोलते हैं इसको। और दूसरा ये दिख कैसा रहा आपको, जैसे मूंगों की माला हो, कैसा दिखता है, मूंगों की माला की तरह। ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि बताओ ये डीएनए हमें कैसा दिखता है, तो ये दिखता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। कैसा दिखता है बेटा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। और इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मूंगों की माला। समझ गए हम लोग, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था पूरा, जिसे हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। समझ गए कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारा बता दिया आपको। दूसरा क्रोमैटिन, जो ये अब ये कैसे दिखेगा हमको, क्रोमैटिन क्या दिख रहा है, ये क्रोमैटिन ही तो है। और ये सुनो, यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। क्या बन जाता है, बस यही तो है खाली, और क्या है इसमें। अब हम लोग समझ गए क्या है क्रोमैटिन, क्या है, बस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे बोलते हैं क्रोमैटिन, जो हमें कौन से फेज में दिखता है, प्रोफेज से पहले, यानी कि आई फेज में क्या दिखता है, क्रोमैटिन। और ऐसे हमारा डीएनए क्या है, पैक्ड है। और ये दो टाइप का क्रोमैटिन होता है, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। दो बातें याद रखना खाली, यूक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रो नहीं होता है। यूक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है, वो कैसा होता है, हेट्रो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बाद में बात कर लेंगे, पहले आप लोग ये समझ गया बेटा, ये वाला H1 है जो किस में इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्टामर में। ऑक्टामर में कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन प्रोटीन कौन से हमारे से रिच है, तो आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। चलो इसको जो लिखना है वो लिख सकते हो आप आराम से, दिख रहा है बच्चों को, सही लिखवा रहा हूं। बेटा फोटो मत लिया करो, चला लिया करो, हाथ पर चला लिया करो, देखो फोटो ले रहा है, कट जाएगा तू, हाथ चला नहीं चलाने।
अब तूने अगर मुझे छुट्टी की तो पिटेगा बहुत, सही है। और आप लोग बेटा सब लोग कौन बना रहे हो? कॉपी है सबके पास? कॉपी कॉपी आप लोग कॉपी बनाने की अच्छी बात है, तो बनाना पहले बना रहे भाई। कौन क्या कॉपी? क्या कर रही कॉपी भाई? तो अब खाली तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो डेली को चेक करके बता दो तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? छुट्टी कर देते हैं वो कभी स्कूल नहीं आती है। अरे कैसे किया था देख अब तक का रूम में बताया क्या है हैं? एक और चीज होगी चलो लेकिन और हो जाए अपना नहीं होगा। अच्छा तो दोस्तों इसको ही रखनी होगी क्या? एक नया कॉपी बना लो, क्या दिक्कत है? चारों लोग आए ना बोलने में अरे यार हाँ बोलो के बारे में ये तो बोलो के बात है तो बैठे ये खाने आते हैं लोग पे पढ़े नहीं आते हैं तो इनका टारगेट रहता है खाने खाने हैं। चलो चलो मैं कहूँगा ठीक है हाँ मैं एक तरह का मुझे क्या दिखा हूँ मैं तुम्हारा कॉपी है बेटा? जिस दिन कॉपी चेक होगी तुम उस दिन सब जितना बाहर जाओगे क्लास से। हाँ है तुम्हारी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो कॉपी लेके आया करो। तुमने अभी कितना स्टार्ट किया है? ना तुम्हारे पास हो नहीं सकता दोस्तों ना तुम्हारे देखियो अभी तो दिल ये मेगा की मूवी है बट जाओगे तो ये किसका नाम लिखा होगा बीच में? मैं देख रहा हूँ ये किसकी राइटिंग है? तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ समय नहीं उसकी बायो का बढ़ा है तुम्हारा कॉपी ना तो लोग ऐसे कॉपी ठीक है बेटा। देखो आप लोग कॉपी लेके आए हो अपना चेक वगैरह तो आप लोग चेक में पड़ जाओगे। तरीका है देखा देखा ये ऐसी कॉपी है और उसका पहला मेरा यूज कर रहा है क्या है अभी देख रहा हूँ उस पे हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, विज्ञान में लिखा है भाई कमाल है तुम लोगों से। तो ये मेरा क्लास है क्या? भैया ढंग से पढ़ाई कर लो आप ढंग से।
ये ऐसे खोलिया कर रहा है तभी तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, बाद में कहते हो ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। गधो, आपके नोट्स इतने अच्छे होने होने चाहिए कि कोई दूसरा आदमी पढ़े तो वो भी चक्कर में पढ़े, इतने अच्छे नोट कैसे बनेंगे। और जितने अच्छे नोट्स होंगे उतने अच्छे आपको समझ में आएगा जल्दी, ये ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। चलो पढ़े, लिख लिया, बताइए। देखो हो गया, ये हो गया, लिख लिया बच्चों, लिखो जल्दी लिखो। हो गया, चल कितना हो गया, 10 मिनट हुआ है तो आता है। बोल कर आप लोग, अरे दोनों क्या किया जाएगा, ठीक है। बेटा आप लोग ये बताओ, अच्छा ये बताओ मुझे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स समझ गए आप लोग। और मैंने आप लोग क्या क्या बताया, एक बार सुन ध्यान से। मैंने आप लोगों को कहा एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जिसके साथ डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है पॉजिटिवली चार्ज, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है, रैप्ड होता है डीएनए। अगर आपसे पूछ जाए कि बताओ एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए होता है तो कितना बताओगे, 200 बेस पेयर। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये हमें कैसा दिखता है, मूंग की माला की तरह, इसे बोलते हैं क्रोमैटिन। ऐसे न्यूक्लियोसोम लगे होते हैं और बहुत सारे, मैं बोल सकता हूँ, ये सही है। और इसके बाद आप लोग सोच सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन के 5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, H1A, H2B, H3 और H4। H1 न्यूक्लियोसोम वो ऑक्टामर में इन्वॉल्व नहीं होता है, और न्यूक्लियोसोम को हम बोल सकते हैं सब मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्लियर। तो अब हम लोग किताब पढ़ लें। दूसरा सुनो, हटा दो से, अच्छा है। इसके पता नहीं कहाँ चला गया। देखा?
बेटा देखिए, अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो वो समझ लो, क्रोमैटिन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है यूक्रोमैटिन और एक क्या होता है बेटा, हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रू। यू का मतलब मैंने क्या बताया, हमेशा ट्रू। और जो ट्रू होगा वो कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए से एमआरएनए को बनाएगा। तो ये वाला जो होता है बेटा, और ये कैसा होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कैसा होता है, दूसरा बेटा आपको ध्यान रखना है, ये होता है लूजली पैक्ड। और ये कैसा होता है, और ये लूजली पैक्ड होगा तो बताओ कलर कैसा देगा, लाइट कलर, और वो कैसा देगा, डार्क कलर। तो ये लाइट कलर देता है और ये कैसे देता है, ये देता है डार्क कलर। ठीक है, तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये हो गया तुम्हारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। कौन सा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए एलेक्स। ये चाहो तो ये भी लिख लो इसे। सर भूतनी स्टोरी के पीछे कौन सा, वो नहीं, मेरा क्या बता रहा हूँ, वो नहीं। बीएससी वालों के एग्जाम आने वाले होंगे ना, कब से हैं, यही 11 से। आज कितने, 5, कितने बजे से कितने बजे तक होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड नहीं आया अभी। अच्छा यहाँ पे बीएससी कितने बच्चे कर रहे हैं बताना जरा। और लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, तो आप तैयारी कर रहे हो तो जो बीएससी कर रहे हैं उनको खाली पेपर में छुट्टी नहीं मिलेगी पूरे दिन की, बायोलॉजी में वो भी आएंगे, ठीक है, पेपर देंगे। और दूसरा क्या है, जो बच्चे खाली तैयारी कर रहे हैं बेटा तो आप छुट्टी क्यों करते हो, ये तो आपको बहुत बड़ा लॉस है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। मेरा एक दोस्त है, उसने पता है क्या सोचा कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, ग्रेजुएशन नहीं की, सही है, 6 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अब इंटरव्यू पास है अभी तक। अब बताओ क्या करें फ्यूचर में। उसके पास माइंड बहुत है, बहुत नॉलेज है उसके पास, लेकिन डिग्री नहीं कर ली। अब वो ना तो टीचर बन सकता ना तो डॉक्टर बन सकता। अब डॉक्टर 6 साल नहीं निकाल पाया तो क्या करे बेचारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग खाली अगर सोच रहे हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तुम सोचो अगर हम सब काम कर लेंगे, छुट्टी भी करेंगे, मजे भी करेंगे, शादियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और साथ में डॉक्टर ही बनेंगे, तो हो सकता है तुम एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन लगता नहीं कर पाओगे सब कुछ मैनेज। ठीक है, तो डेली कोचिंग आओ, डेली मेहनत करो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बहुत जल्द जाएगा। और जो लोग अगर बीएससी कर रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि हम प्रोफेसर बन जाएंगे, क्योंकि बेटा बीएससी कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं
बीएससी मैं ये भी साथ में बोलता हूँ कि बीएससी एमएससी करने से कुछ नहीं होता, खाली एक डिग्री का एक कागज होता है। नॉलेज आपके पास कितनी डिपेंड करता है। जिस दिन आप टीजीटी और पीजीटी आईटी किसी में भी अगर एग्जाम दोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ कितना कॉम्पिटिशन है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा आप लोग कम से कम बायोलॉजी में छुट्टी नहीं मारा करो। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया हो, जूलॉजी बॉटनी लिया हो। कोई ऐसा तो बेवकूफ नहीं जिसने जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री ले ली हो। तुमने क्या ले ली भाई? अरे पसंद से क्या मतलब है, उसमें यह है कि तुम जब अगले एग्जाम दोगे तो तुम्हारे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठेगा। अरे तीनों है वो बाद में दो रह जाएंगी। अच्छा अभी तीनों तो नहीं होंगी, कौन सा तुम्हारा मिलता है? तो सही है तो सेकंड में तीनों है अभी। तो थर्ड में खाली जूलॉजी बॉटनी लेना, मत छोड़ना, वरना तुम्हारे सुनो तो पहले मैं बता दूं, पहले तुम्हें इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, बहुत लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। सुनो, अगर तुमने वाले को एग्जाम दिया, बाद में टीचिंग का दिया, पहले डॉक्टर बन जाओगे तुम, लेकिन अगर तुमने टीचर का दिया तो तुम्हें फिर साइंस से देने को मिलेगा ना कि बायोलॉजी से। और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन करना बहुत टफ हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं एंटी का दूंगा और देव सर देंगे, तो देव सर को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों देनी पड़ेगी और मुझे खाली बायोलॉजी देनी पड़ेगी। अब वो फिजिक्स के एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री कितना है, अब वो कैसे फाइट कर पाएंगे? तो पेपर देने तक नहीं जाएंगे वो तुम्हारे लिए आसान, लेकिन बाद में तुम्हें दिक्कत होगी ना कॉम्बिनेशन बनाने में। मैं समझा रहा हूँ, बस तुम्हारी इच्छा कुछ भी लो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन भी ठीक बैठ जाए बाद में, कभी तुम्हारा मन करे टीचर बनने का तो बताओ। हाँ नहीं करे, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बन जाओ, सही है। और उधर ध्यान बिल्कुल मत दो, खाली एग्जाम देने जाना बस, मस्त एकदम। और मैं से सुन लो, बीएससी वाला नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसा मत करने लगना कहीं अब तो हमारे एग्जाम आ गए, अब तो कोचिंग में जाना बंद कर देना, घर में पढ़ेंगे और ले लिया घर पेपर। ये ड्रामा मत करना। पेपर देने जाना, मैं विश्वास है अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप बड़े आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। या तो 3 से 5 भी होता है टाइम पेपर का 3 से 5 क्या होता है? वो फाइनल में होता है। फाइनल है किसी का? अरे सर होता है, पिछले साल मैंने दिए थे 3 से 5। तो होगा फिर मैं क्या करता हूँ। कभी सुबह 7 चलो जो होगा ठीक है सही, चलो वो तो पता लग जाएगा, ठीक है। चलो बेटे अब आते हैं। तो बेटा हम लोग इसे पढ़ लें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, कौन सा? ये वाला। ये क्या है? हिस्टोन मॉलिक्यूल, और पूरा क्या है? न्यूक्लियोसोम। क्या है इसमें? कितने बेस पेयर लगे हुए हैं? 200 बेस पेयर। कितने? 200। तो देखो बेटा थोड़ी देर और बोलो, कोई भी शांत हो जाओ। कह रहे हैं टेक इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव बेस पेयर और एज रे 0.34 नैनोमीटर। कह रहा है बेटा इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेट, अगर हम करें तो ये कह रहा है कितने आते हैं? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और कह रहा है अगर हम इसका पूरा काउंट करें तो ये कितना आएगा? 2.2 मीटर। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम बेस पेयर को देखें तो कितने होते हैं बेटा? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और अगर हम डीएनए का लेंथ काउंट करें तो कितना आएगा? 2.2 मीटर। कह रहे हैं लेंथ दैट इज फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, जो कितनी है? 10⁻⁻6 है। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल? ये कहना चाह रहा है कि 13 को कहता हूं फिर मैंने क्या देख लिया, मेरे ध्यान में था 10⁻13 है ना, इसकी डायमीटर ठीक लिखी है क्या किताब में? हाँ ठीक लिखी होगी, उसमें क्या किताब पे कैसे सुनना। यहाँ देखो लिखना, देखना डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस पता लग जाएगा। क्या रेडियस होती है। चलो होगा, बात मत करेंगे, ठीक है। अगले आप लोग पहले समझो। तो यहाँ पे सोचो इतना कम न्यूक्लियस में और इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे होता है फिट, तो वो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगले बेटा कह रहा है बेटा इन प्रोकैरियोट्स सच इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ये पता क्या कहना रहा है? कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें
डीएनए ऐसा करके क्या नहीं है, वो सॉरी न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या वहां पूरी सेल में डीएनए बिखरा हुआ पड़ा है? नहीं, वो भी एक जगह पे ही है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वो कैसे है? क्योंकि वो भी कैसा है, पैक है ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ। कह रहा है बेटा डीएनए नॉट स्कैटर्ड इफ थ्रू आउट द सेल, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन, जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? और ये किसमें बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और कह रहा था डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स, तो इसका डीएनए भी किसके साथ लगा हुआ है? प्रोटीन के साथ। अगले कह रहा है इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, जिसे क्या बोलते हैं? हिस्टोन। क्या बोलते हैं? और कह रहा है बेटा अ प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक, कौन से अमीनो एसिड इज अंडर क्वेश्चन? लाइसिन और आर्जिनिन। मैंने कहा था कि यहाँ लाइसिन आर्जिनिन रिच होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। अगले कह रहा है बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज लिखा है इन देयर साइड चेन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। ने मॉलिक्यूल नाम नहीं बताया, लेकिन बोल दिया खाली कितने मॉलिक्यूल? 8 मॉलिक्यूल। कह रहा है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, 4 टाइप के 2-2 मॉलिक्यूल मिला के कितने बनते हैं? 8 मॉलिक्यूल, और जिससे बनता है हिस्टोन ऑक्टामर। कह रहा है बेटा नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो जब डीएनए रैप्ड होता है इसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। समझ गए? अगले कह रहे हैं आर टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने देखा है, तो ये कैसा लग रहा है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मूंगों की माला पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। देखो लग रहा है, कह रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रिंग, हाँ मूंगों की माला होती नहीं। कह रहा है कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग। और कह रहा है स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा? जैसे एक माला है, और माला वो जो क्या होते हैं? मूंग होते हैं। क्या होते हैं वो मूंगे? क्या होते हैं भाई? मुझे पता नहीं है। मोती। तो मोती ऐसा लगा, मान लो न्यूक्लियोसोम मोती होते हैं न्यूक्लियोसोम, और जो साथ में धागा है वो क्या है? लिंकर डीएनए। क्या है? लिंकर डीएनए। ठीक है। अगले क्या है? थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मेम्ब्रेन सेल? तो बहुत होते हैं, देखिए इनका नंबर बहुत होता है। कह रहे द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब सुनो, ये क्रोमैटिन आपको कौन से फेज में मिला बेटा? आई फेज में। आपको पता है एम फेज में क्या होता है? सेल डिवाइड करता है, और जब सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम फॉर्म में क्या करता है? ये डिवाइड करता है। और आप लोग बताओ क्रोमैटिन क्या है? डीएनए तो है, खाली बस प्रोटीन के साथ लगा हुआ है। ठीक है। अगले कह रहे हैं द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन अ हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं? नॉन स्टेबल क्रोमोसोमल प्रोटीन। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। अब देखो अगर लिखा है, आप लोग बताओ कोई चीज लूजली पैक्ड हो तो वो लाइट कलर नहीं देगी क्या? लाइट देगी ना। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, अगर कोई लूजली पैक्ड है तो वो कैसा कलर दे रहा है? स्टील लाइट। और रिफर टू एज क्या कह रहा है? यू क्रोमैटिन। और दूसरा अगर डेंसली पैक हुआ तो क्या बोलते हैं उसको? अगर डेंसली पैक है तो क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। और कह रहा है यू क्रोमैटिन सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, वेयरएज हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। तो आप ये बात समझ गए, एक्टिव और इनएक्टिव। तो यू क्रोमैटिन कैसा होगा? एक्टिव होगा, और हेट्रोक्रोमैटिन एक्टिव नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शनली। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब आप लोग सुनो यहाँ पे ध्यान से, देखो बेटा एक बार बताओ आप लोग, साइंटिस्ट, अभी तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ लिया। अब आप लोग दूसरी बात सुनो, ये बताओ, बोले लगे आप लोग हैं, बोलो मत।
तुम्हारे अंदर कोई वो लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है क्या? ये पीछे देखते रहते हो हर बार। कहाँ लगा? कोई बात नहीं, 10% बहुत है। यहाँ पे आप लोग बात सुनो पहले मेरी। सबसे पहले मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो साइंटिस्ट को ये तो अभी तक पता नहीं लगा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, वो तो हम लोग पढ़ लिया खाली। अब मान लो हमें प्रूफ करना है, कोई चीज ऐसे बोल दोगे तो कोई थोड़ा ना मान लेगा, तो हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हम कैसे प्रूफ कर पाए? इसके लिए साइंटिस्ट को मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनको 3 चीजों पे शक लग रहा था, डीएनए, आरएनए और किस पे? प्रोटीन पे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो ये सर्च कैसे किया जाए कि क्या है? तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? आप लोग सुन लो मेरी बात, सुनते नहीं ध्यान से, अपनी बात जल्दी कर सकते हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बातें कर रहे हो, तो मुझे पता है ना किन बच्चों को कौन कौन सा ग्रुप है यहाँ बैठने का। सबको अलग बिठा लूंगा, एक को यहाँ, एक को वहाँ, एक को शकल देखना खाली सही बस। और बराबर में ऐसी लड़की बिठाऊंगा, ये ऐसा बिठाऊंगा कि तुमने कभी नहीं बोले पूरी साल में एक भी बार। फिर शकल ही देखो हमारी इस लड़की को नहीं करोगे, इसीलिए बता रहा हूँ आराम से करके बैठो। सही है? तो जैसे मुझे पता है ना कैसे ये दोनों साथ साथ बैठते हैं, एक को इधर बैठा दिया, एक को इधर बैठा दिया। नहीं तुम्हारा को मत करे, तो नहीं जो लोग बोलते हैं बातें करते हैं, जो ही बातें करेगा वैसे ही करूंगा साथ में। आगे देखो, क्योंकि आपको ध्यान से सुना करो ना बात को। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है? एक साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ। कौन थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? बैक्टीरिया। आपको उन्होंने कौन सा लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, जो एक डिजीज कॉज करता है, इसे बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया। अब आप लोग ये समझो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के 2 अन्य स्ट्रेन लिए, एक लिया आर स्ट्रेन और एक लिया एस स्ट्रेन। बेटा आर स्ट्रेन का मतलब और एस स्ट्रेन का मतलब, एक था पैथोजेनिक, एक था नॉन पैथोजेनिक। जैसे एस स्ट्रेन का क्या था? पैथोजेनिक, और आर स्ट्रेन का था नॉन पैथोजेनिक। इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रेन डिजीज करेगा चूहा के लिए और एक डिजीज नहीं करेगा। और यहाँ उन्होंने क्या लिया? चूहा। अच्छा ये बताओ, चूहा क्यों रहते हैं हर केस में? भाई कुछ और भी ले लिया, चूहे को परेशान कर रहे हैं ज्यादा? जो साइंटिस्ट देखते हैं चूहा ले लेता है अपने एक्सपेरिमेंट में। बायोलॉजिकली ठीक है, बायोलॉजिकली यूज नहीं है ना। फालतू घूमता। अच्छा ऐसी जो मक्खियां घूम रही है फालतू नहीं है? अरे माइनस ही है ना। हां पकड़ के घूमेंगे। अच्छा तो इसलिए लेते हैं, बैठता होते। देखो एक तो मैं बता सकता हूँ कि हम लोग वो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एक कभी भी एक किसी भी उसमें एक्सपेरिमेंट में, जिससे किसी को आपत्ति ना हो। जैसे मान लो कोई गाय का यूज करे तो होगी, अगर कोई और कोई कर रहा है, जैसे आप कुत्ते का यूज करेगा होगी, तो किसी की नहीं होता। लेकिन मेन चीज ये है कि कुत्ता इतना बड़ा होता है, उसको कैसे करें? तो चूहा ही पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है, चूहा मान लो, ठीक है चूहा ही सही है, ठीक है। मैं देखूंगा आज ये सर्च करूंगा चूहा यूज क्यों किया ज्यादा। भाई चूहे के अंदर हो सकता है कुछ जीन्स वगैरह हमारे मिलते ज्यादा कॉपी करते हुए, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ जीन्स जो ज्यादा कॉपी करते हो किसके? चूहे की, ऐसा हो सकता है। अब बेटा यहाँ उन्होंने क्या लिया? चूहा लिया। आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर मान लिया हम लोग जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, वो चूहा के अंदर क्या किया? इंजेक्ट किया, तो आपको पता है चूहा को निमोनिया होगा, चूहा मर जाएगा। और जब उन्होंने क्या किया? नॉन पैथोजेनिक किया, तो चूहा नहीं मरा। ये ठीक बात चल रही है, यही सोच रहे थे कि पैथोजेनिक करेंगे नहीं मरेगा और नॉन पैथोजेनिक करेंगे तो नहीं मरेगा, ठीक है, वो करेंगे तो मर जाएगा। अब हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? जो एस स्ट्रेन था, जो पैथोजेनिक था, बीमारी कर रहा था, उसको बेटा क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल का मतलब है उसको हीट दे दी, और हीट दे दोगे तो आपको पता है कि वो कैसा हो जाएगा? नॉन पैथोजेनिक। कैसा हो जाएगा? अरे आप हाँ सही तो है, एस स्ट्रेन को क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। अब आप लोग बताओ, हीट किल किया तो इसका मतलब क्या होगा? तुम लोग सुन भी रहे खाली आप?
बैठे हो मस्त एकदम। हीट किल किया तो चूहा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका पैथोजन क्या कर दिया, नॉन पैथोजन बना दिया, उसको हीट किल कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी यहाँ साइंटिस्ट को कि जब हमने हीट किल और साथ में आर स्ट्रेन लिया जो नॉन पैथोजेनिक पहले से था, जब उसको साथ में लाया तो चूहा कैसा रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। लेकिन चूहा क्या हुआ? मर गया। हैं? पता नहीं कितने मारे होंगे। हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। चूहा वहां भी तो मारते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट में। बीच में मैंने चूहे की पूंछ काटी थी बहुत बार में, तो बहुत चूहे के एक्सपेरिमेंट हुए, कोई बात नहीं है। हालांकि चूहे का रोल अलग होता है अपना, तुम्हें पता नहीं है। कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें हर एक स्पीशीज का रोल होता है। ये मत सोचना कि ये छिपकली क्या कर रही है, उसका भी रोल होगा कहीं ना कहीं। चलो फिर ऐसा करो, ये एक्सपेरिमेंट कर ही पड़ेंगे। और कल मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे, जो आप लोग पढ़ने हैं जेनेटिक्स समझने के लिए, ठीक है। अरे बैटरी सर मैं कल